आपने उस कस्टमर को क्रेडिट लिमिट क्या दी? क्या आपने क्रेडिट लिमिट दी है अप्रोप्रिएटली, या आपके यहाँ कुछ नहीं होता है ऐसी लिमिट्स का जैसा काम रहा होगा? तो वो रेट ठीक डले हैं क्या? तो रेट ठीक है, कस्टमर के सेल ऑर्डर को फिजिकली चेक करिए। अगर सेल ऑर्डर नहीं है तो फिर डिमांड करिए मुझे सेल ऑर्डर चाहिए, क्योंकि कल को दे दिया एक डिजिट भी गलत है तो जीएसटी रिटर्न गलत जाएगी, कस्टमर को आईटीसी नहीं मिलेगा और फिर वो आपसे लड़ेगा, क्योंकि उसको अगर आईटीसी, हम तो खुश हो गए वो प्राइस इंक्रीज मिल गया, सिर्फ ईमेल पे ओके एक्सेप्टेड। ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, ये आपको देखिए पानी गिरता हुआ दिख रहा होगा और ये निकल रहा है इस पत्थर वाले हाथी की सूंड में से। जिन्होंने टारगेट पूरा करने के लिए मंथ एंड में दबा दबा के शिपमेंट्स भेजनी शुरू कर दी, वो शिपमेंट गई नहीं बट सिर्फ इनवॉइस बन गए, पहुंचा। अगर मान लीजिए हम कहते हैं माल पहुंचा ही नहीं, तो अब कैसे काम चलाएंगे? माल पहुंचना भी तो ज़रूरी है, तो इसको कहते हैं गुड्स रीच रिकॉर्ड। तो अगर मल्टीपल यूनिट वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो उस मल्टीपल यूनिट वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी एक यूनिट को दूसरी यूनिट को थोड़ी सी बिलिंग तो करनी चाहिए ना, उतना टाइम इसके लिए तो आपको सेपरेटली मैनेज करना होगा, क्योंकि नॉर्मल कोर्स के अंदर अकाउंटिंग एस्पेक्ट चेक किया जाता है सर। सेल ऑडिट का अगला हिस्सा आता है कि भाई इस महीने आपने कोई क्या मशीनें बेची, कोई ट्रक बेचा, कोई गाड़ी बेची, कोई फर्नीचर, कोई ओल्ड, कोई भी एसेट आपने बेचा, तो उसका इनवॉइस बनाया क्या? भाई जीएसटी के हिसाब से तो वो भी बनना होता है, उसके ऊपर भी जीएसटी देना होता है। आज मैं जयपुर में मैरियट पे हूँ और आपके साथ डिस्कस करता हूँ सेल ऑर्डर के अंदर क्या चेक करना होता है। आमतौर पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई जब अगर इनवॉइस बन गया तो कंप्यूटर से इनवॉइस बना ठीक ही बना होगा, तो सेल का ऑडिट उसकी टैक्सेशन के लिए थोड़ा बहुत चेक कर लिया जाता है। बट क्या कभी आपने सेल ऑर्डर का प्राइस चेक किया है? क्या आपने कभी देखा है कि जो सेल ऑर्डर के अंदर प्राइस आपने अपने वेंडर के साथ, कस्टमर के साथ फाइनल किया था, क्या आप अपने कस्टमर को वही चार्ज कर रहे हो जो आपने सेल ऑर्डर रिसीव किया था? क्या इफ़ेक्टिव डेट ठीक है? कहीं ऐसे तो नहीं कि जो प्राइस था वो इफ़ेक्टिव था 1 अप्रैल से और आपने जो इनवॉइसिंग शुरू करी, प्राइस चेंज, आपके पास वो ऑर्डर आया 10 अप्रैल को और आपने अपने ईआरपी के अंदर उस प्राइस को बदला 15 तारीख को, तो 15 तारीख से तो आपके इनवॉइसेस के प्राइस बदल गए, बट 1 से 15 के क्या डेबिट नोट बने या क्रेडिट नोट देने थे दिए? इसकी चेकिंग कौन करता है? इफ़ेक्टिव डेट के कंसेप्ट को कौन क्रॉस चेक करता है? ये भी तो एक एरिया है जिसका ऑडिट होना चाहिए। तो आज मैं आपको इस डिस्कशन के अंदर बताना चाहूँगा कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज दैट यू कैन चेक फॉर डूइंग द सेल ऑर्डर ऑडिट, सेल इनवॉइस ऑडिट, जॉब वर्क इनवॉइस, मोल्ड क्रिएशन इनवॉइस एंड मोल्ड एंड डेवलपमेंट चार्जेस इनवॉइसिंग। तो मैं आपसे आज डिस्कस करता हूँ कौन से वो पॉइंट्स हैं जो सेल चेकलिस्ट, सेल ऑडिट में काम आते हैं। सिस्टम ऑडिट सेल का, सिस्टम ऑडिट सेल में क्या क्या देखना होता है? पहला पॉइंट कि भाई क्या कोई ऐसा नया सेल ऑर्डर है जो इस महीने आया है? सबसे पहले तो गाड़ी यहीं से स्टार्ट होएगी। आपके कौन से नए ऑर्डर हैं जो इस महीने आए हैं, चाहे वो एज फ्रेश ऑर्डर आए हों, चाहे वो एज अमेंडमेंट आए हों। तो इन ऑर्डर्स के अंदर क्या पोजीशन है कि क्या कोई ऐसा ऑर्डर है जिसके लिए हमको कस्टमर से ऑर्डर ही नहीं आया, सिर्फ ईमेल आई, हम तो खुश हो गए वो प्राइस इंक्रीज मिल गया, सिर्फ ईमेल पे ओके एक्सेप्टेड। बट अगर फॉर्मल सेल ऑर्डर नहीं आया तो हमारा इनवॉइसिंग नहीं बदल पाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि हमें मैनेजमेंट से ये इन्फॉर्मेशन मांगनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए कि भाई क्या आपका कोई सेल ऑर्डर आपकी माइंड के हिसाब से इस महीने प्राइस इंक्रीज आपको मिला है। तो मैरियट जयपुर के अंदर ये वाटर्स की जो साउंड है कितनी अच्छी लग रही है, और इसके साथ मैं आपको अपना टाइम भी यूज़ कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हॉलीडे पे आया हूँ, आज है 2 जनवरी 2024 एंड आज कुछ देर पहले हम यहाँ आए। तो जिस वक्त हम रेस्ट कर सकते हैं उस वक्त हम सोचते हैं आपके लिए कुछ नया बनाएं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करें। आप भी खुश, हम भी खुश, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आपने जो सेल ऑर्डर आपके हिसाब से मैनेजमेंट ने आपको दिए उनको अब चेक करना है। फिर आपको देखना है उन्हें कंपेयर करके कि क्या मेरे ईआरपी में, चाहे मेरे पास फिनसिस है, एसएपी है, नेविजन है, डायनामिक्स है, XYZ टैली है, जो भी सॉफ्टवेयर है,
उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो मैंने इसमें रेट डाल रखे हैं, जिसके हिसाब से मैं बिलीव करके चल रहा हूँ कि इनवॉइस ठीक बन रहा होगा, तो वो रेट ठीक डले हैं क्या? तो रेट ठीक है, कस्टमर के सेल ऑर्डर को फिजिकली चेक करिए। अगर सेल ऑर्डर नहीं है तो फिर डिमांड करिए मुझे सेल ऑर्डर चाहिए, क्योंकि कल को देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कस्टमर का अगर पीओ नहीं है और आपने प्राइस बदल भी दिया तो प्राइस इंक्रीज़ नहीं माना जाएगा। आपका कस्टमर ही बाद में बिल पास करते हुए कह देगा भाई ऑफिशियल पीओ लेके आओ, आपकी ये कोई ईमेल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। समझ गए? अगला पॉइंट आता है टैक्सेस ओके हैं क्या? सपोज़ आपके कस्टमर ने आपको 12% लिख दिया जीएसटी और आपने लगाया है 18%, तो कस्टमर देगा क्या बाद में? बिल्कुल नहीं देगा। बट क्या कस्टमर ने 12 सही लगाया? डिफ़िकल्ट, नॉट पॉसिबल। तो इसको भी स्टडी करना होगा और जहाँ पे आपको लगता है गलत है बात करनी होगी कस्टमर से और फिर से आपको उसका पीओ आपको उससे अमेंड कराना होगा। इफ़ेक्टिव डेट ठीक है क्या? अगर मान लीजिए वो इफ़ेक्टिव डेट हुई है एक पर्टिकुलर डेट पे और आपके ईआरपी में वो डेट नहीं डली है तो भैया फिर गड़बड़। रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज़ मिल रहा था क्या? हो सकता है आपके स्टाफ ने उस प्राइस इंक्रीज़ को ये लेकर तो खुश हो गया कि भाई हाँ जी हमें देखो प्राइस इंक्रीज़ मिल गया सर, बट वो प्राइस इंक्रीज़ का जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था उसको ईआरपी में करंट डेट से ले लिया। आप पुराने इनवॉइस तो जा चुके, अब तो बदल नहीं सकते, तो उनकी चेंजेस के लिए अलर्ट किया क्या, टाइम पे इनवॉइस बनाया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रेट्रोस्पेक्टिव अगर प्राइस डिक्रीज़ है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पैसे मिलेंगे नहीं बट आपको देने हैं और आपने नहीं दिया वो तो काट लेगा और आपका जीएसटी भी लॉस्ट होएगा, क्योंकि वो तो आपको डेबिट करेगा बेसिक प्लस जीएसटी 18% 28%। तो वो जब आपको डेबिट कर रहा है आपका जीएसटी, उसका आप लॉस ले रहे हो, उस लॉस को कैसे मैनेज करोगे अगर आपने उसको टाइम पे क्रेडिट नोट नहीं बनाया तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। एंड ई इनवॉइस भी बनाना होगा। अगर आपने उसका 5 करोड़ से ऊपर तो हर एक का ही टर्नओवर है आज की तारीख में, 5 करोड़ तो कौन रह गया, तो 5 करोड़ से ऊपर की हर ऑर्गेनाइजेशन को ई इनवॉइस बनाना होता है। तो ये जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट थे, क्या इसका ई इनवॉइस आपने टाइम पे बना दिया? क्या इनमें से कुछ भी मिस कर रहे हैं तो भाई साहब आप अपना नुकसान कर रहे हैं, करने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज़ इट, इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। अगला इम्पॉर्टेंट एरिया जो सेल ऑर्डर ऑडिट के अंदर आता है वो है नया कस्टमर क्रिएशन। इस महीने कौन से नए कस्टमर क्रिएट हुए? ये जो कस्टमर क्रिएट हुए इनके अकाउंट क्रिएशन का एसओपी फॉलो किया, इनकी जीएसटी नंबर को सही एंटर किया है आपके ईआरपी में किसी ने? अगर वो जीएसटी नंबर ही गलत डाल दिया, एक डिजिट भी गलत है, तो जीएसटी रिटर्न गलत जाएगी, कस्टमर को आईटीसी नहीं मिलेगा और फिर वो आपसे लड़ेगा, क्योंकि उसको अगर आईटीसी नहीं मिला एज पर द रिवाइज्ड जीएसटी रूल्स, कम्युनिकेशन वाया द रिटर्न्स वेदर पोर्टल इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स कंपलसरी। तो अगर ये जीएसटी उसको नहीं मिला तो 18% वो आपको डेबिट कर देगा, आपकी पेमेंट होल्ड कर देगा पूरी की पूरी, और आपके एज अ गुड वेंडर नंबर भी कट जाएंगे। सो भाई इसका क्या सोल्यूशन है? सो आपको अकाउंट क्रिएशन के एसओपी को फॉलो करना होगा। क्रेडिट लिमिट, आपने उस कस्टमर को क्रेडिट लिमिट क्या दी? क्या आपने क्रेडिट लिमिट दी है अप्रोप्रिएटली, या आपके यहाँ कुछ नहीं होता है ऐसी लिमिट्स का जैसा काम? तो नए कस्टमर के केस में तो क्रेडिट लिमिट और ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्रेडिट लिमिट का अप्रूवल कहाँ है? उसको आपने अपलोड किया ईआरपी में, डाला, अप्रूव किया, कोई मैनुअल रजिस्टर रखा, कोई ऑनलाइन सिस्टम रखा कि मैं क्रेडिट लिमिट्स को भी अप्रूव करता हूँ और अगर कोई गलती है तो मैं उसे पकड़ता हूँ। व्हाट इज़ योर सिस्टम ऑफ मैनेजिंग द क्रेडिट लिमिट्स? जीएसटी नंबर भी हमने बात करी। पिन कोड, पिन कोड के हिसाब से अगर पिन कोड सही नहीं है ना जनाब, तो आपके ई इनवॉइस और ई वे बिल अटक जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर डिस्टेंस का भी कंसेप्ट होता है। और अगर आपके ई वे बिल में पिन कोड गलत निकला, अगर सामने वाली पार्टी का एड्रेस गलत निकला, कई बार है टेम्परेरी परफॉर्मा इनवॉइस बनाने के लिए आपने सिर्फ लिखा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड पुणे, बट इसके बेसिस पे आपने कोटेशन तो भेज दी है ना, आपने कोई सैंपल तो कोरियर कर दिया, बट अगर इनवॉइस इसी तरह निकल गया तो क्या होएगा? हाँ, दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही एड्रेस लिखें और इसका एसओपी आपको फॉलो करना चाहिए। ये इंटरनल कंट्रोल्स हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आपने ज़रूर टेक केयर करना है। एक्सेलेंट। तो जनाब न्यू सेल ऑर्डर को हमने ध्यान रख लिया, न्यू कस्टमर क्रिएशन पे ध्यान रख लिया। अगला हिस्सा आता है न्यू एचएस कोड या एसएससी कोड। अगर आपका एचएस कोड भी गलत है ना, आपकी इंडस्ट्री में अगर 8 डिजिट है और आपने 6 कर दिया तो गड़बड़। अगर 6 को ज़बरदस्ती ऐड करने के लिए आपने ऐसे 00, 01, 10, 0000 कुछ भी डाल दिया तो भैया फंस सकते हो, गलत हो सकती है। और बाद में जब आप एचएस कोड वाइज डिटेल्स दोगे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को,
चाहे आप किसको रिटर्न में अपलोड करनी हो, एनुअल रिटर्न में, चाहे आपको असेसमेंट के दौरान गवर्नमेंट मांग ले, असेसमेंट वाले जो इंटरनल ऑडिट वाले आते हैं वो मांग लें, तो भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि HS कोड और SSC कोड को, जो SOP आपकी कंपनी के लिए हैं उनको आप फॉलो करें। कोई भी नया कोड यूज़ करने से पहले कंसल्ट कर लें जो रेलेवेंट आपके कंसल्टेंट हैं उनसे कि भाई मैं ये कोड यूज़ करने वाला हूँ, ओके है ना। स्पेशली सेल साइड, इवन परचेज साइड में सेम आइटम कोई वेंडर 4 डिजिट पे बेच रहा है, कोई 6 पे, कोई 8 के ऊपर, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन टॉक टू योर कंसल्टेंट एंड इसका जो सही सोल्यूशन है वो आप ज़रूर ले लीजिए ताकि दिक्कत से आप बच सकें। अभी आज 2 जनवरी 2024 है, अभी तो न्यू ईयर की सुपर सेलिब्रेशंस चल ही रही हैं सभी होटल्स में। सो यहाँ मैं मैरियट जयपुर में एक मिनी क्रिसमस ट्री इन्होंने अभी बना रखा है, मैं सामने देख पा रहा हूँ। इन लोगों ने बड़ा प्यारा हट्स भी बना रखी हैं जो नॉर्वे की याद दिलाती है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स। सो अभी हम डिस्कस करते हैं गेट आउट, कि क्या गेट आउट रिकॉर्ड ठीक है, क्या आपकी कंपनी में इनवॉइस बनना सफिशिएंट है। इनवॉइस बनने के बाद माल अगर मेन गेट से बाहर नहीं निकला तो क्या सबूत है माल गया था, क्या सबूत है वो शिपमेंट हुई थी, तो इसका मैं क्या देखूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ। सो आई थिंक ये अगेन एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि वी मस्ट सी कि भाई इनवॉइसेस का गेट आउट ठीक से हो रहा है, और क्या कोई मेथड है आपका चेक करने का। ERP में कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन है, जैसे फिंसिस के मेन एग्जिट जिसे हम कहते हैं उसमें F2 करके हम यस कर देते हैं, जो वेब वाला है उसमें स्कैन करके हम आउट करते हैं, हाँ जी इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे इस बंदे ने इस ट्रक को बाहर किया जिससे ये शिपमेंट बाहर गई, तो वो गेट आउट है। कई जगह हमने QR कोड का सिस्टम दिया है वेब के अंदर, बहुत सफल सिस्टम है कि भाई इसकी मदद से हम बता रहे हैं आपको कि भाई इतने बज के इतने मिनट पे ये शिपमेंट एक्चुअली बाहर गई है। क्योंकि देखो ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है, जैसे एक क्लाइंट के यहाँ ऐसे सुनने में आया, एक बैड एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे भाई साहब टारगेट उनके CEO साहब आए जिन्होंने टारगेट पूरा करने के लिए मंथ एंड में दबा के शिपमेंट्स भेजनी शुरू कर दी। वो शिपमेंट गई नहीं बट सिर्फ इनवॉइस बन गए, तो भाई साहब ये इनवॉइस का GST तो पेएबल बन गया, आउटस्टैंडिंग खड़ी हो गई, कलेक्शन कभी आनी नहीं थी। तो बाद में जाकर कई महीने बाद जाके मामला सेटल हुआ। बट ये भाई साहब ऐसे टर्नओवर वाले जो टारगेट पूरे हो रहे हैं, तो वो चक्कर भाई साहब ज़रा गड़बड़ है। आजकल के ई-वे-बिल इनवॉइस के ज़माने में इन चीज़ों से थोड़ा आप बच के रहें, और गेट आउट आपको ये कंट्रोल दिलवा देता है कि भाई मेरे पास ये पर्टिकुलर माल एक्चुअली फैक्ट्री से कब बाहर निकला, राइट। तो स्कैनिंग ऑफ द QR बार कोड, अगर आपके जैसे एज अ ऑडिटर आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो आप कुछ सोल्यूशन दीजिए ना, मुझे गारंटी दीजिए कि माल महीना था 31 तारीख का, तो 31 तारीख को रात को 12 बजे तक ये माल गेट से बाहर निकल गया था, मैं कैसे मानूँ उसके बिना कि ये शिपमेंट गई। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एरिया आता है गुड्स रीच रिकॉर्ड का, कि भाई माल हम ये तो कह रहे हैं कि भाई ये हमारी शिपमेंट निकल गई, बट क्या ये माल पहुंचा। अगर मान लीजिए हम कहते हैं माल पहुंचा ही नहीं, तो अब कैसे काम चलाएंगे। माल पहुंचना भी तो ज़रूरी है, तो इसको कहते हैं गुड्स रीच रिकॉर्ड। तो जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपको आपका ट्रांसपोर्टर ला के देता है वो आपको अपलोड करनी चाहिए ERP में, नहीं तो एटलीस्ट उसका जो सीरियल नंबर है वो डालना चाहिए, जिससे आप ये कह सकें कि हाँ ये माल मैंने कस्टमर के यहाँ पहुँचाया है। कल को कस्टमर के यहाँ झगड़ा होता है कि माल तो आपका पहुँचा नहीं, ऐसा भी बहुत जगह सुनने में आता है कि भाई एक ही ट्रक में 10 इनवॉइसेस के ऊपर कस्टमर ने 10 आइटम कोड मंगवाए थे, कि काफ़ी कस्टमर्स के यहाँ सिस्टम हो चुका है कि ईच आइटम कोड ऑन अ सेपरेट इनवॉइस, ताकि अगर कोई रिजेक्शन होती है तो एक इनवॉइस आपका होल्ड होएगा, बाकी 9 इनवॉइसेस की आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है ना। ट्रेसेबिलिटी के लिए, लॉजिक के लिए वो लोग सेपरेट इनवॉइस पे ले रहे होते हैं हमारे। आप अपने वेंडर साइड भी इस तरह का सोच सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो तो, बट कस्टमर साइड पे ऐसा कई बार मैंडेट है आपके कस्टमर की तरफ से। तो अगर कस्टमर की तरफ से मैंडेट है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, 10 इनवॉइस गए, 10 में से 9 इनवॉइसेस को उसने रिसीविंग करके दे दिया, एक इनवॉइस को उसने वो चिपक के वापस आ गया, ठीक है। तो आप कह रहे हैं माल पहुंच गया बट रिसीविंग तो है नहीं आपके पास, तो ठप्पा लगाते हुए उसने 9 की रिसीविंग दी, 1 की रिसीविंग नहीं दी, आप पेमेंट कैसे लोगे। कस्टमर के यहाँ तो हो सकता है उसकी गेट एंट्री अब हुई नहीं, अब उसकी गेट एंट्री नहीं हुई तो क्या सबूत है कि आपने माल उसको पहुंचाया था। डज दैट टच यू? क्या ये पॉइंट लॉजिकल है? बिल्कुल लॉजिकल है, और ये तो होता ही है। बहुत सी कंपनीज में ऐसा सुनने में आया है, देखने में आया है कि इस सिचुएशन के अंदर लॉस हुआ है,
और वो लॉस का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि कस्टमर अब कहाँ से बताएगा कि मेरे को तुम्हारा माल आया था। यूजुअली कहेगा सही अब सर इसे भूल जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो आपका बिजनेस रिस्क है। तो भाई साहब इसको अगर आपने संभालना है, इस पॉइंट को क्या करना होगा, इन गुड्स रीच रिकॉर्ड इन सम फॉर्मेट आपको रखना होगा। मैनुअली आप रजिस्टर बना सकते हैं। अगर आप एज ऑडिटर काम कर रहे हैं तो आप उस रजिस्टर को टेस्ट चेक करिए, और अगर आप एज ERP को मैनेज कर सकते हैं तो फिंसिस ERP जैसे ERP के अंदर प्रूफ ऑफ डिलीवरी, वेब फिंसिस के अंदर प्रूफ ऑफ डिलीवरी अपलोड करने का ऑप्शन भी है। कस्टमर पेमेंट एडवाइस का ऑडिट, ये भी एक अलग ऑडिट है। अब कस्टमर की जो पेमेंट एडवाइस है वो अगर आपके लोग लेते ही नहीं, ऐसे फीफो बेसिस पे पेमेंट चढ़ा देते हैं, तो क्या कभी सेटलमेंट ठीक होएगा? क्या आपको कभी पता चलेगा कि मेरे को सही पैसे मिले नहीं मिले? क्या आप सेफ़ हो? मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सेफ़ नहीं हो। आपको पेमेंट एडवाइस इंसिस्ट करनी चाहिए, उसका भी टेस्ट ऑडिट करना चाहिए, उसके हिसाब से डेटा डालना चाहिए। एंड अगर आप लोग एक्सेल में डेटा कस्टमर से लेकर उसे अपलोड कर सकें और समय बचा सकें तो और भी अच्छा है। अगर 10-20 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं एक पर्टिकुलर इनवॉइस पेमेंट के अंदर, तो उसके अंदर तो आपको कोशिश करनी ही चाहिए कि एक्सेल अपलोड हो जाए। तो ये फीचर भी हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है, उसको आप कोशिश कर सकते हैं। एरिया आता है सारे रेलेवेंट ई वे बिल बने या नहीं बने, इसका भी ऑडिट करना चाहिए, इसकी भी चेकिंग करनी चाहिए। तो कैसे चेक करोगे? प्रॉब्लम मैनुअली देखना होगा। अगर आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो ई वे बिल पोर्टल के साथ लिंक्ड है और वो डेटा प्रॉपर्ली सेव करता है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप सिस्टम के थ्रू ही निकाल लो कि भाई कौन से इनवॉइस का ई वे बिल बना या नहीं बना। अगर नहीं बना तो भाई अब क्या हो सकता है, ये तो गेट को ही बताना पड़ेगा, क्योंकि माल रास्ते में पकड़ा जाता तो आपका ट्रक, आपका माल सब इम्पाउंड हो सकता था, आपके लोगों को तकलीफ़ हो सकती थी, बहुत सारी पेनल्टी लग सकती थी। तो उससे बचने के लिए क्या ज़रूरी है? वो ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को ध्यान रखें और ई वे बिल के इस ऑडिट से आप पकड़ पाओगे कि मेरी क्या गलती हुई और इस गलती को आगे से आप रोक पाओगे। दिस वाज ई वे बिल। अगला हिस्सा आता है बिल टू शिप टू शिपमेंट्स। बिल टू शिपमेंट्स आमतौर पे मैन्युफैक्चरिंग लाइन में तो बहुत रेयरली होते हैं। अगर आप B2B सप्लायर हो तो यूजुअली नहीं होंगी, बट पैकेजिंग इंडस्ट्री में कभी कभी होता है कि भी हेड ऑफिस को बिल कर दो मुंबई में, दिल्ली में, नोएडा में, और उसकी शिप टू हो रहा है डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को। कभी कभी होता है, यूजुअली तो कॉन्ट्रैक्टर खुद पे करता है, बट कभी कभी बिल टू शिप टू होता है। कोशिश करें ना हो, बट अगर बिल टू शिप टू है किसी वजह से आपकी कंडीशन में, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी प्लेस ऑफ सप्लाई लोगों ने गलत डाल दिया हो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप जानते हैं ना इसमें क्या होना चाहिए, तो बिल टू के बेसिस पे होना चाहिए। तो अगर बिल टू की जगह शिप टू के बेसिस के ऊपर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई डाल दिया तो भैया यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। सो हियर एम आई इन मैरियट जयपुर, enjoying the nature, enjoying the facilities, and sharing my thoughts with you how to make your systems better, how to make your processes better, how to reduce the compliance risks, how to make business better for yourself। इन सारे सिस्टम्स को एक बार सोचना होता है, समझना होता है, एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना होता है, ताकि आप इन चीज़ों को प्रोसेस में ही ऐसा इनकॉर्पोरेट कर लो कि ये प्रॉब्लम होए ना। इन प्रॉब्लम्स को रोकने का तरीका तो भाई यही है कि प्रॉब्लम को होने से पहले ही हमें रोकना होगा। ये देखिए, ये एलिफेंट पूल के साथ एलिफेंट के सूंड में से, आपको अगर दिख रहा हो, एलिफेंट के सूंड में से देखिए पानी निकल रहा है। नाइस ब्यूटीफुल एरिया। साइन ऑन द इनवॉइस, ये भी भाई साहब बड़ी खास चीज़ है। कई बार क्या है, डिस्पैच वाले ही साइन कर रहे होते हैं, तो डिस्पैच वाले साइन कर रहे हैं, अच्छी बात है, चलो जी, सेल्स मैनेजर साहब साइन कर रहे हैं, सेल्स हेड साइन कर रहे हैं, मार्केटिंग हेड, मटेरियल हेड साइन कर रहे हैं, बट क्या वो ऑथराइज सिग्नेटरी हैं? जनाब रूल 46 देख लीजिए। रूल 46 कहता है द इनवॉइस हैज़ टू बी आइदर डिजिटली साइंड और फिजिकली साइंड बाय द ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। ये आपको देखिए पानी गिरता हुआ दिख रहा होगा और ये निकल रहा है इस पत्थर वाले हाथी की सूंड में से। सो ब्यूटीफुल दुनिया, ब्यूटीफुल लोग, ब्यूटीफुल एम्बियंस। सो कुछ दिन गुजारो राजस्थान में, है ना, लवली टूरिस्ट प्लेस। सो साइन ऑन द इनवॉइस भाई साहब। अगर आपके यहाँ
आप चाहते हैं आपका एक अच्छा सेल ऑडिट हो, तो उसके अंदर जो नॉर्मल ऑडिट की चेकिंग होती है वो तो होती ही है, बट ये कुछ नई नायाब चीज़ें हैं जो हर एक को नहीं करता, ना कर सकता, ना उतना टाइम। इसके लिए तो आपको सेपरेटली मैनेज करना होगा, क्योंकि नॉर्मल कोर्स के अंदर अकाउंटिंग एस्पेक्ट चेक किया जाता है सर। नॉर्मल कोर्स में ये चीज़ें चेक नहीं की जा सकती, बहुत डिफ़िकल्ट है, ये डिफरेंट लाइन है। ये सिस्टम ऑडिट की जैसी चीज़ है, ये जैसे ना बिग फोर होती हैं तो ये वो वाली चीज़ें हैं। तो इसका एक टेस्ट चेक किया जाए जिससे हम जान सकें कि भाई हमारी प्रोसेसेस कैसी ठीक चल रही हैं, ठीक नहीं चल रही हैं। तो साइन ऑन द इनवॉइस, क्या आपके यहाँ जो साइन ऑन द इनवॉइस है वो ओके मिला, या आपके यहाँ साइन ऑन द इनवॉइस ओके नहीं मिला, गलत मिला। गलत मिलने का मतलब है कि भाई उसमें वो बंदा एक्चुअली ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं है, तो रूल 46 का थोड़ा सा उल्लंघन है और आपके कस्टमर को कभी कभार दिक्कत आ सकती है रूल 46 के हिसाब से। फिर इस महीने कोई सर्विस इनवॉइस बना क्या? भाई सर्विस इनवॉइस के तो SOPs ही अलग हैं। अब सर्विस इनवॉइस जो पिछले 1 महीने में बने उनके क्या SOP आपने फॉलो किए? गुड्स के केस में अलग SOP हैं, गेट आउट होता है, सब कुछ होता है। तो सर्विस इनवॉइस कितने का बनना था, कितने का बना, इसको कैसे चेक करोगे? तो कोई ना कोई आपका इंटरनल SOP इन चीज़ों का होना चाहिए, आपको कंट्रोल करना चाहिए। इंटर यूनिट हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का आपने इनवॉइस बनाया क्या? भाई ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंपनीज़ के मल्टीपल यूनिट्स हो ही जाते हैं। तो अगर मल्टीपल यूनिट वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो उस मल्टीपल यूनिट वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी एक यूनिट को दूसरी यूनिट को थोड़ी सी बिलिंग तो करनी चाहिए। हेड ऑफिस को अपने जो छोटी लोकेशंस हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको बिलिंग करनी ही चाहिए, करनी ज़रूरी है। तो अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप दिक्कत कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स होती हैं वो अपने इस चीज़ के ऊपर डिसीजंस दे चुकी हैं। तो अगर आप ऑलरेडी उन डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं बहुत बढ़िया, बट अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो भैया फॉलो कर लीजिए। अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो अगेन दिक्कत है भाई, दिक्कत ही दिक्कत है। और अगर सिस्टम्स बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने प्रोसेसेस को समझना होगा कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, क्या सोचा है आपने। सो ऑन अकाउंट रिसिप्ट्स अगली प्रॉब्लम, कि जब कस्टमर के यहाँ से पेमेंट आती है, हाँ जी मज़ा आ गया सर, 2 करोड़ की आज पेमेंट आ गई है, 1 करोड़ की पेमेंट आ गई, 50 लाख की आ गई। भाई कौन से बिल की आई, किस बिल में उसने मेरे कितने पैसे काट लिए, ये तो पता ही नहीं चलता। तो ये मैरियट के मैं हेल्थ सेंटर में हूँ, यहाँ पे हेल्थ सेंटर वाले फैसिलिटीज़ को भी देख के एंजॉय कर रहे हैं। आपके बहाने हम भी याद करेंगे कि भाई हम इस होटल में क्या क्या सुविधाएं को हमने देखा, और आपको हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भाई ऑन अकाउंट रिसिप्ट्स को भी आपने चेक करना है कि भाई ऑन अकाउंट को से लेजर बैलेंस तो मैच हो गया, ट्रायल बैलेंस भी मैच हो गया, मगर क्या उससे आपका क्लोजिंग बैलेंस ठीक हुआ बिल वाइज? क्योंकि MSME एक्ट को अगर आपने देखना है, GST एक्ट को आपने देखना है, तो उसमें आप ये भी तो देखेंगे कि कस्टमर साइड भी वेंडर साइड भी बिल वाइज नॉकिंग ऑफ कैसी चल रही है। तो महीने में एक बार या हर हफ्ते एक बार जिन जिन लोगों की ऑन अकाउंट रिसिप्ट डली हुई है सिस्टम में किसी भी वजह से, तो उसको आप ढूंढिए, चेक करिए, और चेक करिए किस तरीके से उनकी अब डिटेल लेकर आप उसको आप एक्चुअल बिल्स को नॉक ऑफ कर सकते हैं। और जहाँ नॉक ऑफ नहीं हो रहा है वहाँ कस्टमर को फिर से ईमेल डालनी होगी, डिटेल मांगनी होगी, ताकि आपकी और उसकी बुक्स रिकनसाइल रहें। याद रखिए बुक्स का रिकनसाइल ना होना बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को पूरा करना तो बहुत ज़रूरी है ही है। तो अगर आप इस गैप को पूरा नहीं कर रहे हैं तो बुक्स ट्रू एंड फेयर होने के लिए आपको दिक्कत है। सो आप कस्टमर को कल को बैलेंस कंफर्मेशन लेटर भी भेजेंगे, तो अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग की उल्टी सीधी करी है तो आप क्या मैच करेंगे? लाइफ को और बेटर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों, सेल ऑफ इनपुट्स क्लियर्ड एज सच। अगर मान लीजिए आपने कभी इनपुट्स को क्लियर किया है एज सच, कैसा होता है कि मान लो आप चाहते हो मेरा प्लास्टिक दाना, लोहा, एल्युमिनियम, एक पर्टिकुलर अलॉय, एक पर्टिकुलर पिगमेंट, एक पर्टिकुलर मास्टर बैच, एक पर्टिकुलर अटैचमेंट ऑन द गारमेंट XYZ, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एक पर्टिकुलर पैकेजिंग मटेरियल, एक पर्टिकुलर आउटर कवर, ये चीज़ें आपका वेंडर डायरेक्टली सोर्स नहीं कर सकता, या गलत सोर्स करेगा, घटिया सोर्स करेगा, महंगे में सोर्स करेगा। तो आप कहते हो भाई ये चीज़ें मैं ला के दूंगा तेरे को। तो आपने माल बनाया, आपने माल अरेंज करवाया, और बना के या अरेंज करके आपने वेंडर को सप्लाई कर दिया। तो बना के दिया तो वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, बट यूजुअली ट्रेडिंग आइटम की यहाँ बात कर रहा हूँ कि अगर वो क्लियर्ड एज सच है, तो इस सेल के लिए आपने रेट्स को कैसे लिया, इसके लेजर हैंड्स कैसे क्रिएट किए,
क्या आपने इसे सेल में लिया या आपने इसे परचेज में लिया, परचेज को माइनस किया या सेल को बढ़ाया, इसका एसओपी क्या है आपकी कंपनी में, वो एसओपी फॉलो हुआ या नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट टू थिंक, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, सेल ऑडिट का अगला हिस्सा आता है कि भाई इस महीने आपने कोई क्या मशीनें बेची, कोई ट्रक बेचा, कोई गाड़ी बेची, कोई फर्नीचर, कोई ओल्ड, कोई भी एसेट आपने बेचा, तो उसका इनवॉइस बनाया क्या भाई, जीएसटी के हिसाब से तो वो भी बनना होता है, उसके ऊपर भी जीएसटी देना होता है। तो पुरानी गाड़ी बेचते हुए जीएसटी देना आमतौर पे लोग कई बार भूल जाते हैं, पुराने ट्रक पे भूल जाते हैं, पुरानी मशीन पे भूल जाते हैं, और अगर याद भी रखा तो जनाब वो भूल जाते हैं कि फिक्स एसेट रजिस्टर में माइनस करना था। सो मैरियट में आपके साथ जिम में म्यूज़िक भी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं किस तरीके से ऑडिट करते हुए हमें इन सब चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है। तो फिक्स्ड रजिस्टर के साथ मैप करते हुए फिक्स्ड रजिस्टर में अगर कुछ बिका तो उसके हिसाब से इनवॉइस कटा, और इनवॉइस कटा तो फिक्स्ड रजिस्टर में आउट होना चाहिए। दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सो दैट्स अगेन अ इंपॉर्टेंट एरिया विच यू मस्ट रिमेंबर एंड मस्ट टेक केयर ऑफ इन योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है जनाब स्क्रैप सेल। तो भाई स्क्रैप सेल जो है ये अगेन एक चीज़ है। तो भाई क्या स्क्रैप सेल जो इस महीने हुई उनके प्रॉपर इनवॉइस कटे, उनके ऊपर टीसीएस लगाया एज एप्लीकेबल, क्या टीसीएस का कोई सर्टिफिकेट था लोअर रेट ऑफ टीसीएस के लिए या ज़ीरो टीसीएस के लिए, डिक्लेरेशंस थी 27C, या ऐसा कुछ नहीं था, टीसीएस था क्या, सही रेट था क्या। क्योंकि अगेन ऐसा देखा जाता है कि स्क्रैप सेल के ऊपर टीसीएस लगाना लोग भूल जाते हैं। और भैया गवर्नमेंट तो ढूंढती ही है, गवर्नमेंट ने जो अपने इंस्पेक्टर रख रखे हैं उनका तो काम ही है कि जहाँ सावधानी हटी वहाँ दुर्घटना घटी, और जहाँ दुर्घटना घटी वहाँ पे भैया सरकारी ऑफिसर आ जाएंगे आपको याद दिलाने के लिए कि भाई साहब आपने क्या गलती कर दी। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं बट उसके लिए बड़ी बड़ी तकलीफ़ें हो जाती हैं। तो स्क्रैप सेल के ऊपर आपने देखना कि क्या लेजर अकाउंट सही गया, तो उसे सेल स्क्रैप में ले जाते हो या मेन में ले जाते हो, जहाँ भी ले जाते हो, तो जो भी आपका एसओपी है आपने फॉलो किया क्या। तो एज अ ऑडिट आप देखें इन चीज़ों को, इनको चेक करवाएं रेगुलरली। फिर अदर सोर्सेज, इसके अलावा भी और 10 तरह की इनकम्स हो सकती हैं। तो मान लीजिए आपकी बुक्स में इनकम साइड की, रेवेन्यू साइड की बात कर रहा हूँ, तो AR साइड की बात कर रहा हूँ, इनकम साइड की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू। सो आपका कोई भी जॉब वर्क इनकम, सर्विस इनकम, मोल डेवलपमेंट चार्जेस, आपके कोई और डेवलपमेंट चार्जेस, सर्विस चार्जेस, रीवर्क चार्जेस, वो सारे एक बार क्विकली मांगो। सर इनमें से कुछ और होना तो नहीं है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो हम भूल रहे हों। कस्टमर रिटर्न्स बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है सर, अगेन AR से संबंधित है। कस्टमर से रिटर्न आई तो वो क्या मेरी बुक्स के अंदर प्रॉपर अकाउंट फॉर हो गई, कहीं ये तो नहीं कि अकाउंट फॉर करना ही भूल गए और उसी इनवॉइस पे फिर से बाहर निकाल दिया, बिग गड़बड़। तो उसका सेल रिटर्न प्रॉपर्ली बुक करो और फिर से प्रॉपर इनवॉइस निकालो। और अगर वो सिर्फ एक टेम्प्रेरी रिटर्न टू वेंडर है तो उसकी क्या अकाउंटिंग है, क्या एसओपी है जो आपने अपने CS के साथ फाइनल कर रखा है। इन्वेंट्री बुक्स में उसका क्या किया, वो जो रिजेक्शन आई वो स्टॉक में है क्या, उसमें से कुछ रिकवरी कर पाए क्या, वो स्टॉक में ऐसे ही पड़ा है या यूज़ कर रहे हो, बिक तो नहीं गया, चोरी तो नहीं हो गया। तो कस्टमर रिटर्न का क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और चेक करो कि इसके अलावा जो बुक्स में है सेल रिटर्न, इसके अलावा भी कोई ऐसी रिटर्न है जो भूल गए, जो पता ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। कस्टमर के डेबिट नोट आ गए क्या, माल तो आ गया डेबिट नोट आ गया, या डेबिट नोट आ गया माल आ गया, दोनों चीज़ें चाहिए, मुझे डेबिट नोट भी चाहिए माल भी चाहिए। और कस्टमर से रिक्वेस्ट करो भाई साहब परचेज रिटर्न इनवॉइस पे भेज दो सर, दो काम क्यों करवाते हो, मुझे क्रेडिट नोट क्यों बनवाते हो। एक और प्रॉब्लम, कस्टमर ने डेबिट नोट कर दिया, उसका IRN नंबर कर दिया, और हमने उसका क्रेडिट नोट कर दिया और हमने भी IRN नंबर कर दिया, तो 2 बार कस्टमर को डॉक्यूमेंट पोर्टल पे मिलेगा, एक बार अपना एक बार हमारा, ये फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर कस्टमर उसका टैक्स इनवॉइस बना चुका है, IRN कर चुका है, तो हमको वो डॉक्यूमेंट फिर से नहीं बनाना है, प्लीज़ इसका भी आप ध्यान रखें। सो कस्टमर की रिकन्सिलेशंस भी ज़रूरी है कुछ, इसके लिए अगर आपको अपना इंफ्रा भी ऐड करना पड़े तो ज़रूर करें कि आपको अपनी पार्टीज़ का रिकन्सिलेशन, अपने कस्टमर्स का रिकन्सिलेशन once in 3 months, once in a year, 80% पार्टीज़ का, 100% पार्टीज़ का हो जाना चाहिए।
उसको अगर आईटीसी नहीं मिला एज पर द रिवाइज्ड जीएसटी रूल्स, कम्युनिकेशन वाया द रिटर्न्स वेदर पोर्टल इज जीएसटी नंबर पे हमने बात करी, पिन कोड